हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं और अपने तीसरे लेक्चर में मैं राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए ही कुछ मुद्दों पे और डिस्कस करूंगा, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या रह गया है उसी पे डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, राष्ट्रीय आय का इतिहास। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। भारत में नेशनल इनकम की गणना कब से की गई, इसकी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में दी थी कि 1868 में पहली बार नरौजी साहब ने इसकी गणना की और नरौजी के बाद वी.के.आर.बी. राव और उसके बाद वी.के.आर.बी. राव के बाद एनआईसी के द्वारा इसकी गणना की गई। और हम इसकी अवधारणाओं पे चर्चा कर रहे थे, इसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए, राष्ट्रीय आय को जानने के लिए, नेशनल इनकम जानने के लिए कितने तरीके हैं, कितने तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके, कैसे कैसे राष्ट्रीय आय जो है निकाला जाता है। तो इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग, जिसपे हम लोगों ने कुछ मुद्दों पे चर्चा की है, कुछ मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत की है, जैसे जीडीपी और एनडीपी। इस पे हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था, लेकिन इसे मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी बेसिकली क्या है, इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, इसे हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल का मतलब होता है पूरा, ठीक। घरेलू का मतलब होता है जो घर में। तो ये किसी जब देश की संरचना के बारे में हम जीडीपी की बात करते हैं, किसी देश के विषय में, तो इसका मतलब होता है कि देश की सीमा रेखा के अंदर, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, देश में जो भी उत्पादन हो रहा हो। तो एक समस्या बनती है कि देश की जब सीमा रेखा की बात करते हैं, भौगोलिक सीमा की बात करते हैं, भौगोलिक सीमा की जब बात करेंगे तो भौगोलिक सीमा में देश के लोग भी रहते हैं, देश के नागरिक भी रहेंगे और देश के नागरिक के साथ साथ उस देश में विदेशी भी रहते हैं और इन दोनों का काम है प्रोडक्शन करना। ये दोनों मिलके उत्पादन करते हैं। जब ये दोनों मिलके उत्पादन करते हैं तो इन दोनों के उत्पादन को इसमें शामिल किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में हम किसको किसको शामिल करते हैं? देश के नागरिकों का भी उत्पादन शामिल करते हैं और विदेशियों का उत्पादन भी शामिल किया जाता है। लेकिन बाध्यता क्या रहती है कि उत्पादन घरेलू सीमा के अंदर हो। उत्पादन कहां हो? घरेलू सीमा के अंदर हो। अब आते हैं एनडीपी। ठीक, एनडीपी पे, कि एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, इसे कहेंगे अगर शुद्ध रूप से तो इसे कहा जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद कहेंगे इसे। तो शुद्ध का मतलब है अर्थशास्त्र की भाषा में निवल। क्या कहते हैं इसे? निवल भी कहते हैं। तो निवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन तीनों नामों से जाना जाता है। जब आप किसी वस्तु की नेट वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि उसके ह्रास को घटा दिया जाता है। ह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन। ठीक, डेप्रिसिएशन। ठीक, डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो यदि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाए तो जो शुद्ध रूप से बचेगा, प्योर प्रोडक्शन, क्या कहलाएगा? निवल घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे चर्चा हमने कल ही की थी। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे? एनडीपी और एनएनपी पे। किसकी बात करेंगे हम लोग? एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी और एनएनपी, थोड़ा सा दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये चीजें कॉमन नजर आती हैं। ठीक, ये हम बात करेंगे जीडीपी और एनएनपी पे। सॉरी, इस पे हम लोग बात करेंगे जीएनपी और एनएनपी। हमने अभी क्या बात किया? जीडीपी और एनडीपी पे। किस पे चर्चा किया? एक चीज कॉमन सी देखने को मिल रही है। यहां पर डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉमन है और यहां एनपी और एनपी कॉमन है। यहां जीएन1 एन में कन्वर्ट हो रहा है। जी का मतलब था यहां ग्रॉस और यहां एन का मतलब है नेट। क्या मतलब है? नेट। ग्रास का मतलब था सकल, सकल का मतलब है पूरा।
ग्रास का मतलब है सकल और सकल का मतलब होता है पूरा। तो यहां पूरे प्रोडक्शन की बात हो रही है, टोटल जो प्रोडक्शन आ रही है उसमें क्या कास्ट है, क्या डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसकी गिनती नहीं की जाती। लेकिन जब हम नेट पे आते हैं, जब नेट की बात करते हैं, तो इसमें घिसावट या घिसावट को ही आप ह्रास कहिए, ह्रास को ही आप कहते हैं डेफिशिएशन। तो सेम जो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होगा जब G से N में कन्वर्ट होंगे, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा जब G से N में कन्वर्ट होते। ठीक, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है। इसे क्या कहेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, इसे कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। सकल का मतलब यहां भी क्या होगा? पूरा, टोटल। अगर आप ग्रॉस का जो है मतलब निकालें, उसका मतलब होता है पूरा या सकल या टोटल। तो कुल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन। अब राष्ट्र के नागरिक तो भारत में भी रहेंगे और भारत के बाहर भी रहेंगे। भाई, भारत के नागरिक सिर्फ भारत में तो रहते नहीं, भारत के साथ साथ कहां रहेंगे? भारत में भी रहेंगे और भारत के बाहर भी रहेंगे। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि यहां सिर्फ राष्ट्रीय लोगों से, मतलब राष्ट्र के लोगों से, मतलब सिर्फ भारतीयों से उत्पादन किया जाएगा। भारतीयों के उत्पादन को ही जोड़ा जाएगा, चाहे वो भारत के अंदर उत्पादन कर रहे हो और चाहे वो भारत के बाहर का उत्पादन कर रहे हो। मतलब यहां पर आपने देखा था कि यहां पर जीडीपी में आपने देखा था कि जीडीपी में आप भारत में, यहां भारत में उत्पादन था और यहां भारतीयों का उत्पादन है। भारतीयों का यहां बाध्यता थी सीमा रेखा की। किसकी? सीमा रेखा की बाध्यता थी। लेकिन यहां सीमा की बाध्यता नहीं है, बल्कि बाध्यता किसकी है? बाध्यता है निवासियों की। किसकी है? निवासियों की बाध्यता है कि वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति का उत्पादन ये जीएनपी में जोड़ा जाएगा जो भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है। यहां पर भारतीय का भी आय जुड़ा है और विदेशी का भी आय जुड़ा है, लेकिन वो भारत में उत्पादन हो। तो दो चीजें यहां पर, दो अंतर देखने को मिलता है जीडीपी और जीएनपी में, कि यहां राष्ट्र के नागरिकों का उत्पादन है और यहां पर राष्ट्र में उत्पादन है। क्लियर? तो राष्ट्र के अगर आपके पास ये उपलब्ध है, जीडीपी का आंकड़ा उपलब्ध है, तो आप जीडीपी से जीएनपी को निकाल सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन फार्मूले पर बना के पूछा जाता है, तो देखते हैं फार्मूला कैसे बनेगा, कौन सा फार्मूला बनाया जा सकता है और कौन से फार्मूले पर यह बनाया जाएगा। ठीक, तो अगर आपको निकालना क्या है? जीएनपी। क्या निकालना है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और आपके पास है क्या, यह ज्ञात करना है। और आपके पास है जीडीपी। तो जीडीपी में ऐसा क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि आपके पास जीएनपी आ जाए। जीएनपी में आपको शामिल क्या क्या करना था? अभी भारत के नागरिकों की आय, भारत के नागरिकों की आय ही रहेगी, चाहे वो भारत के अंदर हो और चाहे वो भारत के बाहर हो। तो जब आप जीडीपी ज्ञात कर किए हुए हैं, अगर इसमें विदेश में रह रहे भारतीयों की आय, विदेश में भारतीयों की आय, विदेश में भारतीयों की आय अगर जोड़ दें और साथ ही साथ भारत में जो विदेशियों का उत्पादन है उसे घटा दें। घटाना क्या है? भारत में विदेशियों की आय। भारत में क्या घटाना है? विदेशियों की आय। ठीक, इंडिया में जो लोग फॉरेन के रह रहे हैं, इंडिया में जो फॉरेन के लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को यहां से माइनस कर दे, और जो फॉरेन में इंडियन जो रह के प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर उनकी आय को ऐड कर दें तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? जीडीपी है आपके पास, आप जीएनपी प्राप्त कर लेंगे। कभी कभी इसको फार्मूले पर जब पूछता है तो फार्मूला वो बनता है, विदेश में भारतीयों की आय को एक शब्द से डिनोट कर लीजिए और भारत में विदेशियों की आय से को दूसरे शब्द से डिनोट कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विदेश में भारतीय आय को आप करिए एक्स से डिनोट। किससे? एक्स से। और इसको करिए एम से डिनोट। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस क्या करेंगे आप? एम प्लस
क्या करेंगे आप, एक्स। अगर विदेश में भारतीयों की आय को आपने एक्स माना है और भारत में विदेशियों की आय को एम माना है, या इसे पलट भी सकते हैं, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो इस प्रकार आप एक फार्मूले पर अपने जीएनपी को ला सकते हैं। क्लियर। और इसी जीएनपी से आपको एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्योंकि यहां पर जो परिवर्तन अभी मैंने आपको बताया था कि जी से एन में कन्वर्सेशन में क्या होगा, ह्रास या घिसावट निकाल दी जाती। क्या किया जाता है, ह्रास और घिसावट निकाल दी जाती है। तो इसे आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। तब इसे मैं साफ करता हूं, ठीक, क्योंकि अभी इसके सिवा भी तमाम ऐसे आंकड़े हैं नेशनल इनकम में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय। आपको पता हो गई, नेशनल इनकम आप जानना निकालना सीख गए, तो आप एनएनपी पे आइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है शुद्ध। क्या है ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की जब आप बात करते हैं तो इस स्थिति में क्या बनेगा, नेट का मतलब होता है शुद्ध, नेशनल राष्ट्रीय, और उत्पाद क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जानने के लिए एक ही तरीका है कि आपके पास जो ग्रास है इसमें से ह्रास या डेप्रिसिएशन निकाल दें। तो अगर आप जीएनपी में से घटा दें क्या, ह्रास, क्या घटाएंगे, ह्रास या घिसावट, ह्रास या घिसावट निकाल दें। इस घिसावट को इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक, डेप्रिसिएशन को निकाल दें तो जो शुद्ध बचेगा, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादन करने में ह्रास या घिसावट या डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई कंपनी है पंखा बनाने वाली, तो उस मशीन के द्वारा, जिसके द्वारा पंखा बनाया जा रहा है, उसकी एक लिमिट होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, तो मेरी पढ़ाने की एक उम्र है। मैं कोई 2000 साल तक तो पढ़ा नहीं सकता। मेरी आयु जितनी है मैं उतनी ही सेवा दे सकता हूं, जितनी मेरे पास कैपेबिलिटी है मैं उतनी ही सेवा दे सकता हूं। तो जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप किसी उद्योग का प्रयोग करते हैं, किसी मशीन का प्रयोग करते हैं, तो उसके हर इकाई के उत्पादन में कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आता है, कुछ ना कुछ घिसावट आती है। तो जब कुल उत्पादन में से उस मशीन में आई हुई घिसावट को निकाल दिया जाए तो जो उत्पादन बचता है वो कहलाता है शुद्ध उत्पादन या निवल उत्पादन या नेट उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, नेट उत्पादन कहलाएगा। अब राष्ट्रीय आय को मापने का सबसे बेहतर तरीका यही माना जाता है कि कोई भी देश जब अपने राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करता है, काउंटिंग करता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर फार्मूला यही माना जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सबसे बेहतर तरीका, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है नेशनल इनकम निकालने का, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। किस पे, फैक्टर कास्ट पे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या माना जाता है, सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय आय और सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसी को माना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय आय के साथ साथ कुछ शब्द और भी आते हैं जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और आपके भी समझ में आने चाहिए। जैसे सार्वजनिक आय क्या है और निजी आय क्या है। ठीक, तो जब भी ये किसी देश की इनकम के बारे में कैलकुलेशन किया जाता है तो वहां पर दो प्रकार के सोर्सेज आप इनकम दिखाई देते हैं। दो प्रकार के सोर्सेज, एक गवर्नमेंट सोर्सेज और दूसरा प्राइवेट सोर्सेज। तो जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनकी आय अलग होती है, इनकी आय की कैलकुलेशन अलग की जाती है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके आय की कैलकुलेशन अलग की जाती है। ठीक, तो देखते हैं सार्वजनिक आय क्या है और निजी आय क्या है। तो सार्वजनिक आय का क्या मतलब होगा ये देख लेते हैं। ठीक, दो फैक्टर काम करेंगे यहां, सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर की आय, सार्वजनिक आय और निजी आय, ये दोनों अलग अलग हैं। जब भी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, ठीक, गवर्नमेंट सेक्टर इन द सेंस आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी बैंकिंग की व्यवस्था भी है थोड़ी बहुत,
आपके एनटीपीसी, ओएनजीसी टाइप के तमाम महारत्न, नवरत्न कंपनियां हैं, ये भी आय करती हैं। परिवहन के लिए रेलवे है, ये भी आय करता है। तो उसके साथ सार्वजनिक आय में सरकार द्वारा पब्लिक से लिए गए लोन, सरकार द्वारा विदेशों से लिए गए लोन, तो जितने भी प्रकार के टैक्सेशन से लेकर के रेवेन्यू जनरेशन होता है जो सरकार के पास जाता है, वो किस में आएगा? सार्वजनिक आय या गवर्नमेंट आय में, गवर्नमेंट इनकम या सार्वजनिक आय में। क्लियर? उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है निजी क्षेत्र। तो प्राइवेट कंपनियों का भी जो उत्पादन है उससे जो इनकम जनरेट होती है वो आय कैसी कहलाती है? प्राइवेट आय या निजी आय कहलाती है। कौन सी आय कहलाएगी? वो निजी आय। ठीक। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और बनता है, वो है व्यय योग्य आय। क्या है? व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय को आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब व्यय योग्य। आगे क्या होता है? ये व्यय योग्य। आपकी आय मान लीजिए 50,000 रुपया है प्रति माह, तो आप कितना व्यय करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट अगर बनाया जाए तो वो बेहतर समझ में आएगा कि एक व्यक्ति है जो 50,000, जैसे मैं हूं, मैं अगर 50,000 कमाता हूं और सरकार ने टैक्सेशन का जो रेट रखा है कि जिस व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए से अधिक है वह व्यक्ति 10% कर अदा करेगा। सरकार के टैक्सेशन का रेट है 5 लाख, आय पर 10%, 5 लाख से अधिक आय पर। तो अगर 50,000 मेरी आय पर मंथ है तो मैं वर्ष भर में कितना कमाऊंगा? 6 लाख रुपए। और यहां पर व्यवस्था है कि हो सकता है 50,000 में मैं 10,000 रुपया अपने कार की EMI भरता हूं, हो सकता है 10,000 रुपया मेरे घर का रेंट हो, 10,000 रुपया मेरा पर्सनल खर्च हो, मेरी कार के पेट्रोल वगैरह वगैरह का। ये 30,000 और 10,000 रुपया हमारे यहां अन्य खर्च में जाता है, फीस वगैरह वगैरह में। तो ये 40,000 मेरा खर्च हुआ और 10,000 रुपया मेरा ये हर महीने बैंक में बचत होती है। ये हमारा हर महीने की का सैलरी सिनेरियो है कि 10,000 मेरा कार की EMI जाती है, ठीक, और ये 10,000 मेरा होम रेंट है और 10,000 मेरा होम खर्च है और 10,000 रुपए मेरी फीस वगैरह या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता हूं मैं। तो ये 40,000 रुपए हर महीने में खर्च करता हूं। अब यहां प्रश्न बनता है व्यय योग्य आय। तो व्यय योग्य आय मैक्सिमम लोगों का उत्तर होगा कि ये 10,000 रुपए, ये जो मेरे पास बचत आए। जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। सही क्या होगा? कभी भी राष्ट्रीय आय या किसी भी आय का आंकड़ा वार्षिक निकाला जाता है। कैसा निकाला जाता है? ईयरली निकाला जाता है। तो एक साल में मैंने इनकम कितनी जनरेट की? 6 लाख। और गवर्नमेंट का क्या स्लैब है कि 5 लाख से अधिक इनकम करने पर जो अधिक इनकम है उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो जो मेरी 6 लाख इनकम है इस पे 10% टैक्स, जो 1 लाख एक्स्ट्रा है इस पे 10% टैक्स लगेगा। तो जो शेष रकम मेरे पास बचेगी उसे मैं खर्च करूंगा। क्लियर? तो यहां कॉन्सेप्ट है कि सभी प्रत्यक्ष करों की अदायगी के बाद वर्ष भर में जो कुछ बच जाता है, डायरेक्ट टैक्स की अदायगी के बाद साल भर के उत्पादन में जो शेष बच जाता है वही आपकी क्या है? डिस्पोजेबल इनकम या व्यय योग्य आय कहलाती है। तो इसे अगर एक फार्मूले पे रखा जाए तो इसे समझा जा सकता है व्यय योग्य आय, व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय है क्या? व्यय योग्य आय बराबर, या व्यय योग्य आय बराबर आप यहां कर लें, व्यय योग्य बराबर वर्ष भर की आय, वर्ष भर की या ईयरली इनकम, वार्षिक आय, वार्षिक आय माइनस डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ठीक, यहां आप लें ईयरली इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो अगर आपकी ईयरली इनकम में से डायरेक्ट टैक्स निकाल दिया जाए, आपकी कुल इनकम में से, या इसे टोटल इनकम भी कह सकते हैं, टोटल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष करों की अदायगी निकाल दी जाए तो जो इनकम निकलेगी वो क्या कहलाएगी? डिस्पोजेबल इनकम या व्यय योग्य आय कहलाएगी। ठीक, इसके बाद आते हैं हम दूसरे फार्मूले पर जिसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम इसे कहा जाएगा इंग्लिश में। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम देश की कुल आय को अगर
क्या करेंगे इसमें, इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम पीआई, पीआई इक्वल टू एनआई अपॉन पॉपुलेशन। ठीक, एनआई मतलब नेशनल इनकम, मतलब कि अगर कुल जनसंख्या, कुल आय में से कुल राष्ट्रीय आय में से देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ठीक, प्रति व्यक्ति आय। ओके, तो अगर इसे फार्मूले पे रखें तो पी आई इक्वल टू एन आई अपॉन पॉपुलेशन और प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो इसे ढंग से निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, जैसे आपके यहां राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे होता है और कौन करता है। तो इसके लिए मैंने कल भी बताया था कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सीएसओ द्वारा किया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में सीएसओ क्या है, सीएसओ कब बना, या किस प्रकार के कार्य करता है, क्या कार्य है सीएसओ का, तो इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो ये जो लोग जो नोट्स कर रहे हैं वो लोग नोट कर लें। इसके आगे हम आते हैं सीएसओ पे कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसे कहा जाता है। क्या है ये? ओके, जल्दी करें। सीएसओ पे आते हैं। ओके, सीएसओ है क्या? इसे कहेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहा जाता है। हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या कहेंगे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। ठीक, ये क्या करता है, क्या करेगा ये भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करता है, इसीलिए इसका गठन किया गया। तो इसकी स्थापना, इसका फाउंडेशन पड़ा 2 मई 1951 में। तो 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना, इसके फाउंडेशन की नींव पड़ी कहां पर? दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहां, इसका हेड ऑफिस कहां है? इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। लेकिन इसके साथ साथ सीएसओ जब राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करेगा तो 2 काम करता है। वो इंडस्ट्रियल आंकड़े भी एकत्र करेगा, इंडस्ट्रियल जो है टोटल मैनेजमेंट भी करेगा। तो इंडस्ट्रियल आंकड़ों का जब मैनेजमेंट करता है तो उसके लिए उसने अपना एक अलग जो है प्रभाग खोल रखा है, जिसे आप कहते हैं, और ये मुख्यालय इसका दिल्ली में है, लेकिन इसका औद्योगिक प्रभाग इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिकल, औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कहा जाता है इसे। औद्योगिक सांख्यिकी शाखा, औद्योगिक सांख्यिकी शाखा ये कहां पे है? ये है कलकत्ता में। कहां पे है? कलकत्ता में स्थापित की गई है। तो इसके 2 ऑफिस देखने को मिले, एक सामान्य आंकड़े जो जनरल कैलकुलेशन करता है वो दिल्ली में है, साथ साथ जो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिकल विंग खोली गई है, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिकल विंग, ये कहां पे है? इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ये क्या करता है? ये हर वर्ष देश में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का 3 काम करता है। क्या करता है? 3 काम। पहले तो उन आंकड़ों को एकत्र करता है। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, एकत्र करेगा। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं संकलन। संकलन क्या कहलाएगा? कैलकुलेशन। उसके बाद संकलन करने के बाद ये कहलाएगा कलेक्शन। उसके बाद इसे कलेक्ट करता है। क्या करेगा? पहले कलेक्ट करेगा, फिर उसे कैलकुलेट करेगा, संकलन करेगा। संकलन के बाद ये संगणन करता है। ठीक, एकत्र करने के बाद क्या करेगा? ये गणना करता है। पहले एकत्र करेगा, फिर गणना करेगा, मतलब संगणन करेगा, और उसके बाद इसका प्रकाशन करता है, एडिशन। ठीक, एडिशन करता है। और इसके ये 3 काम है, राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का कैलकुलेशन करना, ठीक, कलेक्शन करना, कैलकुलेशन करना और एडिशन करना। ये तीनों काम यही करता है। कौन करता है? सीएसओ करता है। सीएसओ जब अपने राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का कलेक्शन, कैलकुलेशन और एडिशन करता है तो इस एडिशन के लिए एक पुस्तक जो है जारी करता है, एक बुक छापता है, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। क्या कहा जाता है? उसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इंपॉर्टेंट इसकी पुस्तक है। इसकी पुस्तक के नाम जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि सीएसओ द्वारा जारी पुस्तक का नाम, इसकी बुक का नाम है राष्ट्रीय लेखा
सांख्यिकी, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल ऑडिट स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो इसे क्या कहा जाएगा, NAS, नेशनल ऑडिट स्टैटिस्टिक्स, तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। इसी किताब को भारत में श्वेत पत्र क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र भी कहा जाता है, या इसे व्हाइट पेपर भी कहते हैं, ठीक। श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर कहेंगे। तो ये CSO का काम है कि पूरे वर्ष भर में राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करेगा, उसे कैलकुलेट करेगा और उसे जो है एडिशन उसका करता है। उसके साथ साथ क्या करेंगे, एक बुक जारी करता है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, NAS, और इस बुक को क्या कहेंगे आप, श्वेत पत्र भी कहा जाता है, ठीक। इसके साथ साथ CSO दो प्रकार से इस आंकड़ों को एकत्र करता है। जब पहले इसको प्रचलित कीमतों पर, जो करंट प्राइस है, और उसके साथ साथ आधार कीमतों पर। तो CSO इसके लिए एक आधार वर्ष, बेस ईयर जो है फिक्स करता है। वर्तमान समय में CSO द्वारा जो बेस ईयर फिक्स किया गया है वो है 2004 और 5, 2004 और 5। तो CSO द्वारा आधार वर्ष या बेस ईयर क्या माना जाता है, ये 2004-5। तो CSO प्रत्येक वर्ष जो आंकड़े एकत्र करता है उसके लिए एक निर्धारित बेस ईयर मान करके उसी आधार पर आंकड़े एकत्र करके प्रकाशन करता है। ओके, तो CSO के बारे में इतनी परफेक्ट जानकारी आपके लिए काफी है, क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चंस यहाँ CSO से नहीं बनते। कि CSO क्या है, CSO का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यह राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करता है। यह प्रश्न बार बार बना है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन एकत्र करता है, CSO एकत्र करता है। और इसकी स्थापना की गई 2 मई 1951 को। मुख्यालय कहां पर, दिल्ली पर है। तो CSO का इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिकल विंग कहां है, कलकत्ता में है। केंद्रीय सांख्यिकी शाखा कहां है, इसका जो है औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कहां है, कलकत्ता में है। और ये क्या करता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करके एक बुक छापता है, किताब छापता है, जिसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल ऑडिट स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसी को श्वेत पत्र के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एक संगठन और है भारत में जो कि आंकड़े एकत्र करता है और प्रत्येक वर्ष इसके आंकड़े को एकत्र करके प्रकाशन करने की जिम्मेदारी वो उठाता है। जो आय संबंधी आंकड़े हैं उस संगठन को कहते हैं NSSO, ठीक। क्या कहेंगे, NSSO, नेशनल, ठीक, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, सर्वेक्षण संस्थान, ठीक। ये क्या कहलाता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। इसकी स्थापना के लिए जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करने के लिए NIC बनाई गई थी, नेशनल इनकम कमेटी, ठीक, नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति। इस राष्ट्रीय आय समिति ने जो है इस संगठन की स्थापना के लिए सिफारिश किया, और वो सिफारिश किया गया कब, 1949 में। और इस सिफारिश को किया था PC महालनोबिस ने। PC महालनोबिस ने यह सिफारिश की थी कि भारत में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो नमूना सर्वेक्षण का कार्य करे। तो सैंपल सर्वे, तो राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान जो ये है, ये क्या करता है, प्रतिवर्ष भारत में सैंपल सर्वे करता है। और इसके लिए एक निश्चित मानक समय है। यह वित्तीय वर्ष की तरह कार्य नहीं करता, बल्कि इसका कार्य की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। यह जुलाई से जून तक आंकड़े एकत्र करता है। कब से, जुलाई से जून तक आंकड़े एकत्र करता है NSSO। तो आते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो NSSO, पहले ये NSSO के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि ये किस नाम से जाना जाता था, इसे कहते थे NSS, नेशनल सैंपल सर्वे। ये किस नाम से जाना जाता था, नेशनल सैंपल सर्वे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये जाना जाता था नेशनल सैंपल सर्वे।
ठीक, यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण था। इसकी स्थापना की गई 1950 में और सिफारिश किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस महोदय ने, जो कि एनआईसी नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन थे और इसी नेशनल इनकम कमेटी की अध्यक्षता में इन्होंने सिफारिश भी की थी। तो 1950 में यह संगठन बनाया गया और 1970 तक ये एनएसएस के नाम से ही चलता रहा। किसके नाम से? एनएसएस के नाम से ही कर चलता रहा। 1970 मार्च में, कब? मार्च 1970 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम रख दिया गया क्या? एनएसएसओ। ठीक, तो एनएसएस की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई और एनएसएसओ की स्थापना कब हुई? 1970 में हुई। इसका काम क्या है? इसका काम है कि वर्ष भर के आंकड़े एकत्र करके उसका संकलन करना, और यह जुलाई माह से कार्य करना प्रारंभ करता है और कब तक काम करता है? जून तक काम करता है। ठीक, इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है इकोनॉमिक्स में, बार बार पूछा गया है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। ठीक, यह राष्ट्रीय आय से ही संबंधित प्रश्न है, इसीलिए यहां पर बार बार पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर। तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी हम आपको बता देते हैं कि हिंदू वृद्धि दर है क्या और क्यों यह सवाल बार बार बनता है। तो हिंदू वृद्धि दर बेसिकली हुआ क्या? भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस दरमियान भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 से 80 का दशक काफी पिछड़ेपन का दशक रहा। तो इस दरमियान भारत की जनसंख्या में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली। आप 61 से 71 का दशक जनविस्फोट का दशक के नाम से जानते भी हैं। तो एक अर्थशास्त्री थे दक्षिण भारत के, नाम है उनका प्रोफेसर राजकृष्णा। प्रोफेसर राजकृष्णा ने भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वे किया और सर्वे के बाद यह पाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट लगभग 3.5%, 3.5% पर ईयर है। और जितना इसकी ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, उतनी ही ग्रोथ रेट भारतीय जनसंख्या में हिंदू वृद्धि दर है। तो बेसिकली जो प्रश्न बनता है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो हिंदू वृद्धि दर एक कमेंट था प्रोफेसर राजकृष्णा का, और वो कमेंट किसके ऊपर किया गया था? राष्ट्रीय आय के ऊपर किया गया था, नेशनल इनकम के ऊपर किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज नेशनल इनकम का चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में हम किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।